हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्या आ गई हूँ फिर से एक नया हॉरर इंसिडेंट लेकर आप सबके सामने। ये कहानी पूरी तरह से सच है। ये कहानी जिसके साथ घटित हुई उनका नाम एकता है, जिन्होंने खुद अपनी कहानी को, अपनी परिस्थितियों को खुद से बताया है, जिनका पाला एक जिंद से पड़ जाता है जो कि उनके जीवन को पूरी तरह से जीना हराम कर देता है। दोस्तों, एकता बहुत ही एक सुंदर लड़की थी जो कि एक जिंद के हवस का शिकार बन जाती हैं। दोस्तों, खूबसूरत होना जहां एक वरदान है, कई बार वह एक अभिशाप भी बन जाता है, क्योंकि जब आप बहुत खूबसूरत होते हैं तो हर किसी की नज़र आप पर टिकी रहती है। चाहे आप कहीं पर भी जाएं, कुछ नज़रें अच्छी होती हैं तो कुछ नज़रें बुरी होती हैं। इंसानों की नज़रों से तो फिर भी आप बच सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी खूबसूरती के ऊपर एक जिंद की नज़र पड़ जाए? आप कैसे बचोगे उस नज़र से जिस नज़र को आप देख नहीं सकते? और कुछ ऐसा ही हुआ एकता के साथ, जिसकी खूबसूरती के ऊपर पड़ी एक पारलौकिक नज़र और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके साथ ऐसी चीज़ें घटित होने लगी कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो किया करती थी और सभी लड़कियां जो 17 साल की हैं या उससे अधिक की हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें ना करें ताकि आप लोग भी सेफ रहें। उनका यह भी कहना है कि आज हम टेक्नोलॉजी के युग में, शायद इसी वजह से हम सब इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन चीज़ों को वह फेस कर रही है वह नहीं चाहती कि वह चीज़ें किसी और को भी फेस करनी पड़े, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। उसकी छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करने की वजह से शायद आज वो इन परेशानियों से जूझ रही है। जो कुछ भी एकता के साथ हुआ वह अभी भी उसके साथ चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। अभी पिछले 2-3 महीने से उसकी साथ होने वाली चीज़ें, उनकी इंटेंसिटी और भी बहुत ज़्यादा हो गई है और वह बहुत ज़्यादा परेशान है। एकता इन परेशानियों से सालों से जूझ रही है। शायद इसीलिए एकता इन परेशानियों में जीना सीख ली है। एकता ने बताया कि उसकी माँ को ड्रिंक करने की आदत है, इसलिए घर में दिन रात लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एकता ने बताया कि अगर उसने अपने जीवन में कुछ देखा है तो सिर्फ लड़ाई झगड़े देखा है। उसके माता पिता रात को, शाम को, दिन में, सारे दिन बस लड़ते ही रहते थे। उसके फादर उसको हर तरह का प्रेम देना चाहते थे, अपने बच्चों को अच्छे से रखना चाहते थे, लेकिन वो उसकी माँ के वजह से वो हमेशा परेशान रहते थे। वो अपने बच्चियों को खुश नहीं रख पाते थे। एकता 2 बहनें थी, लेकिन दोनों अपने माँ बाप से परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि एकता के घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए एकता 16 साल की उम्र में ही एक कैफ़े में काम करने लगती है। और कैफ़े का मालिक ये अच्छी तरीके से जानता था कि एकता एक ईमानदार लड़की है, वो कभी भी कोई बेईमानी नहीं कर सकती, इसलिए उसका मालिक कभी कैफ़े में देखने भी नहीं आया करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों को घर में कोई खुशियाँ नहीं मिलती, वो बाहर खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एकता के साथ भी होता है। एकता बाहर के लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करती है और खुलने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। कैफ़े के पास ही एक 40 से 42 साल के एक अंकल रहा करते थे, जो एकता को अपनी बेटी की तरह समझते थे। वो हमेशा कहते कि एकता तो बहुत ही खुशदिल है और लोगों में जल्दी से घुल मिल जाती है, ऐसा मत किया कर, पहले ही तू बहुत खूबसूरत है और तेरे ऊपर लोगों की नज़र लग सकती है। वो बार बार उससे कहते थे। वो इनकी बात को हमेशा हंसकर टाल देती थी। उन्होंने अपनी तरफ से उसके हाथों पर एक काला धागा भी बांधा था
कि उसको किसी की नज़र ना लगे। एकता की फैमिली में पहले से ही बहुत क्लेश चल रहे थे, लेकिन 2023 अक्टूबर में उसके पिता की डेथ होने के बाद उसके घर में और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसके पिता जो उसकी फाइनेंशियली मदद किया करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद एकता के ऊपर और ज़्यादा लोड आ जाता है। अब एकता सिर्फ अपने काम पर फोकस किया करती थी, क्योंकि उसे खुद के साथ साथ अपनी बहन और माँ को भी संभालना था, इसलिए वो हमेशा अपने काम में ज़्यादातर बिजी रहा करती थी। एक शाम 6 बजे के करीब जब एकता एक मार्केट से वापस आई घर, तो वो बहुत अजीब फील कर रही थी। उसका मन पूरी तरह से बेचैन था, लेकिन फिर भी वो अपने मन को बहलाते हुए खाना वाना बनाकर खाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर फ़ोन देखने के बाद वो अपने बेड पर सोने के लिए लेट जाती है। लेकिन जब वो सोने चलती है तो उसे सपने में दिखता है कि वो लगभग 10 से 12 मंजिल से लगातार गिरी जा रही है, लेकिन ज़मीन ख़त्म ही नहीं हो रही है, उसे ज़मीन मिल ही नहीं रही है। उसके बाद उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं और वो घबराई हुई अपने बिस्तर से उठ जाती है। उसके बाद वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा और भी ज़्यादा गोरा हो गया है और उसके आसपास परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वो खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ऐसा वो फील करने के बाद वो सोचती है आखिर ये क्या है। वो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन वो सोचती है शायद वो कहीं से सुगंध आ पहुंची हो उसके पास। उसके बाद वो फिर से सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन एकता अपने काम के लिए कैफ़े चली जाती है। उस दिन वह देखती है कि कस्टमर बहुत कम थे। कस्टमर कम होने के कारण एकता अपना कैफ़े जल्दी बंद कर देती है। जबकि कस्टमर रोज़ ज़्यादा रहा करते थे, तो एकता कैफ़े को 9 बजे के करीब बंद किया करती थी, लेकिन जल्दी बंद करके वो किचन में कुछ बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वह बना रही होती है तो वो तुरंत उसने यह फील किया कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ये चीज़ उसने क्लियरली एकदम से फील किया, इसमें कोई भी झूठ नहीं था। कुछ देर बाद उसे वही खुशबू फिर से महकने लगती है। फिर वो सोची कि यहाँ पर कुछ तो है, मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वही खुशबू अलग अलग जगह कैसे महक सकती है। उसने कैफ़े को तुरंत बंद कर दिया पूरी तरह से। इसके बाद से एकता के साथ कुछ चीज़ें धीरे धीरे घटित होने लगी। उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। वही खुशबू बार बार उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। उसे प्रेजेंस फील होने लगी थी। उसके आसपास कोई है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो सेंस कर सकती थी कि अपने रूम में वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। चारों तरफ देखती, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे एकता को सपने आने लगे। उन सपनों के अंदर उसे एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देता था, लेकिन उसे उसका फेस नहीं दिखाई देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अब एकता को यह भी फील होता था कि कोई उसके पास आया है। जब वह बेड पर लेटी हुई होती सोने के लिए, कोई उसके पास आकर बैठ गया है। कोई उसके फोरहेड को, उसके गालों को टच कर रहा है। लेकिन कभी भी एकता उससे बहुत बोरिंग नहीं फील कर रही थी। थोड़ा अच्छा ही उसे फील हो रहा था। उसके मन में थोड़े जो ख्याल आ रहे थे वो अच्छे ही आते थे। ऐसा नहीं कि वो डर जाए, उसको डर ही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था सब ठीक है। वो अच्छी फीलिंग महसूस कर पा रही थी। लेकिन एकता इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते जा रही थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि शायद ये सब मेरी उम्र की वजह से हो रहा है। शायद मैं इन सब ख्यालों को सोचती रहती हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा होगा। उसके पिता की वार्षिकी भी नज़दीक थी, इसलिए वो अपना पूरा फोकस अपने अर्निंग पर किया करती थी, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी उसके सर पर थी।
इसलिए वो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते जा रहे। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के वार्षिकी के लिए पैसों को अरेंज करने में लगा हुआ था, इसलिए वो सिर्फ अर्निंग पर फोकस करती थी। लेकिन एकता ने भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो फिजिकली वीक होने लगी थी। उसने खुद को देखा, उसने सिस्टर ने भी एक दो बार उसे टोका। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, उसने भी उसे कहा कि तुम थोड़ी वीक हो रही हो। उसने कहा कि काम के लोड की वजह से ऐसे ही चल रहा है, इसलिए उसने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 25 सितंबर 2024 को अचानक से एकता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ पलटी ही किए जा रही थी। एकता की हालत को देखकर उसका बॉयफ्रेंड और मकसूद जी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एकता की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी हालत को देखकर डॉक्टर एकता को तुरंत एडमिट कर लेता है। उसके बाद उसका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करता है, लेकिन उसके दोनों टेस्ट निगेटिव आते हैं। उसके बाद डॉक्टर डेंगू टेस्ट करता है, वो टेस्ट भी निगेटिव ही आता है। ऐसा देखकर डॉक्टर परेशान हो जाता है। सारे टेस्ट निगेटिव आ रहे थे, फिर भी एकता की हालत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एकता की हालत को ठीक करने के लिए वो डॉक्टर हर तरह की कोशिशें अपना रहा था, लेकिन एकता की हालत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको हर तरह की दवाइयाँ चढ़ाई जा रही थी। पूरा दिन उसका इलाज चला, लेकिन कोई भी उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अगले दिन भी पूरा दिन डॉक्टर परेशान था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन उसे थोड़ा बहुत आराम हुआ, लेकिन पूरी तरह से उसे आराम नहीं हुआ। लेकिन एकता को सिर्फ एक ही चिंता सताए जा रही थी कि उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। उसके पिता के वार्षिकी के लिए उसने जो पैसे एकत्रित किए हैं, वो सारे पैसे उसके बर्बाद हो रहे हैं। आखिर वो कैसे अपने पिता की वार्षिकी करेगी? उसका मन यही कह रहा था कि यहाँ से हम कितनी जल्दी निकलें। 27 सितंबर की रात के टाइम पर जब वह अपने हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, तभी अचानक से उसे वापस से वही स्मेल आने लगती है। उसे फील होता है कि वह फिर से आ गया है। मैं आपको बता दूं, एकता ने आज तक उसका फेस नहीं देखा था, लेकिन सपनों में उसने कई बार उसे देखा था, अलग अलग रूपों में। एक उसका रूप था जिसमें वो एक फॉर्मल पेंट पहनकर आता था। बस वो उसकी प्रेजेंस से उसको पहचान जाती थी। चेहरा उसने उस टाइम तक नहीं देखा था। उसे फील हुआ कि वो फिर से आकर हमारे बेड पर बैठ गया है। एकता ने महसूस किया कि वो इंसान लगभग उसके बेड पर 5 मिनट तक बैठा था। उसके बाद वो इंसान उसके सर पर और उसके गालों पर हाथ फेरता रहा और उठकर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने घूमकर वापस से एक बार एकता की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन अब भी उसका चेहरा ब्लर सा ही दिख रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा था। एकता को पता नहीं क्यों उस इंसान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो इंसान उसे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगा और सिर्फ वो उसे इंटरेक्ट करने आता है। एकता हमेशा उस छाया के साथ सेफ फील करती थी, लेकिन वो आज ये सोचने लगी कि कहीं यही छाया तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, या फिर कोई और, जो एकता की बॉडी को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करता जा रहा था। आपको भी थोड़ी देर के अंदर ही पता लगेगा कि वाकई में ऐसा क्या था जो एकता की बॉडी को दिन प्रतिदिन अंदर से खोखला करता जा रहा था। ये जो एंटिटी थी, ये बेसिकली एक जिन्न की थी जो एकता को सेव करता था, वो उसको बचाता था और साथ ही साथ शायद वो कहीं ना कहीं एकता से प्यार भी करने लगा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गया, एकता की बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। एकता जब डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आती है तो उसकी माँ भी उसकी अच्छे से केयर करती हैं, जबकि वो पहले हमेशा
नशे में बुत रहा करती थी और अपने बच्चों से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखा करती थी। इस बार वो अपनी एकता से बहुत ही प्रेम करती हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन इस बार एकता उन्हें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया करती थी। क्योंकि एकता को अपने माँ की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एकता वहाँ से आने के बाद सिर्फ अपनी ही एक दुनिया के अंदर खोई हुई थी। इसी के साथ साथ जो एकता का बॉयफ्रेंड था वो भी हॉस्पिटल में उसे देखने जाया करता था। 1 साल से एकता रिलेशनशिप में थी। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही सपोर्टिव था, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। ठीक होने के बाद एकता फिर से अपने कैफ़े पहुंच गई काम करने, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ बार बार चल रही थी कि यदि वो काम नहीं करेगी तो घर में बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने वाली है। उस दिन एकता कैफ़े में अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ से एक हजरत गुजर रहे थे और वो कैफ़े के गेट के बाहर खड़े होकर सिर्फ एकता को ही घूरे जा रहे थे। उनके चेहरे के बड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे। उनको देखकर एकता भी घबरा गई थी। लेकिन आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर एक मकसूद साहब रहते थे जो एकता को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उसका ख्याल रखते थे। तभी मकसूद साहब की नज़र उस हजरत पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वो एकता को घूरे जा रहे हैं और एकता बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और उनसे सलाम करते हैं और कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप बहुत देर से उस बच्ची को ही घूरे जा रहे हैं। वो हजरत साहब मकसूद की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ किसी की जान को खतरा है, शायद इस लड़की की ही जान को खतरा है। तो इधर से मकसूद भाई उनकी बात को सुनकर बोलते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? यह तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, सब लोगों का ध्यान रखती है, इसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? तो वापस से एकता की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यह लड़की बहुत ही अच्छी है, शायद इसीलिए इसकी जान को खतरा है। जो भी चीज़ इसके साथ चिपकी हुई है वो अगले 3 महीने में इसको ख़त्म कर सकती है। मकसूद भाई ने उनसे पूछा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, या क्या कह रहे हैं? तो फिर उन हजरत साहब ने सब कुछ बताया कि क्या इसके साथ चल रहा है, क्या क्या ये चीज़ें ये लड़की फील कर रही है, कैसे वो जिन इसके आसपास आता है और अभी तो बस उसने इसके आसपास ही आना शुरू किया है या अभी इसके साथ बहुत कुछ कर सकता है। यह सुनकर मकसूद भाई एकता के पास जाते हैं और सारी चीज़ें कन्फर्म करने लगते हैं। उन्होंने बताया कि इन सारी बातों पर एकता अग्री करती है। ये बात सुनकर मकसूद भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उन हजरत साहब के पास वापस जाते हैं। उसके बाद मकसूद जी हाथ जोड़कर हजरत साहब से पूछने लगते हैं कि आखिर ये कैसी छाया है जो इस लड़की के साथ घूमती रहती है, आखिर ये कौन है, इस लड़की से इसका लेना देना क्या है। उसके बाद हजरत साहब बताने लगते हैं कि यह एक जिन्न की आत्मा है जो इस लड़की को पसंद करने लगी है और वो इसको अपने साथ ले जाना चाहती है और अगले कुछ महीनों के अंदर ही वह इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह इस लड़की के साथ हम बिस्तर भी होने की कोशिश करे। तो उन्होंने कहा कि आप ही इसका कुछ इलाज बताइए। तो हजरत साहब कहने लगते हैं कि इसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे हजरत साहब को जानता हूँ जो इसकी मदद कर सकते हैं, इस जिन्न को इस लड़की से दूर कर सकते हैं। मकसूद साहब उन हजरत साहब का नंबर लेते हैं जो इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। नंबर लेने के बाद मकसूद जी ने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की। 2 दिनों तक कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं लगा। मकसूद भाई ने अपने लेवल पर एक और हजरत का नंबर निकाला और उसके पास ये लोग 30 सितंबर को पहुंच गए। इनके बारे में एकता का बॉयफ्रेंड भी जानता था तो वो भी इन लोगों के साथ पहुंच गया। एकता वहां पर जाने में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं कर रही थी, वह बिल्कुल आराम से वहां पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही एकता ने मस्जिद के अंदर पैर रखा
उसको बड़ी अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो गई। उसको शरीर एकदम से भारी महसूस होने लगा। और उसके बाद जैसे ही एकता उन हजरत साहब के सामने आई, उन्होंने उसको ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि बेटी कुछ देर यहाँ बैठो। एकता सिर्फ 5-7 मिनट ही बैठी थी कि तभी उसके पीठ में अचानक से बहुत तेज से दर्द शुरू हो गया। वो अपने आप ही बहुत तेज से रोने लगी और रोते रोते वो फिर अगले ही मोमेंट में एकदम से वो तेज हंसने लगी। एक पल वो रो रही थी, एक पल वो हंस रही थी। उसे तो कुछ भी नहीं याद था। एकता के रोने और हंसने की आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजने लगी। रोने का कारण क्या था ये तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन हंस क्यों रही थी उसका कारण था वो जिन्न जो एकता की बॉडी के अंदर था। वैसे वह जिन्न बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड और रिस्पेक्टफुल था एकता की बॉडी के लिए, लेकिन जिन हजरत साहब के पास वो लोग गए थे वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे। वो इस तरह के जिन्न और एंटिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन हजरत साहब ने जब उससे पूछा कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, तो एकता बहुत तेज़ से हंसने लगी और हंसते हुए बोली कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कैसे हजरत साहब हो तुम। एकता जोर जोर से हंस कर कहती है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, उसके बाद तुम ये भी कोशिश कर रहे हो कि मैं इस लड़की से अलग हो जाऊँ। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे इससे अलग कर सको। इतना सुनकर हजरत साहब पूरी तरह से घबरा जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड से पूछते हैं कि वो कैसे इस तरह से छाया से टकराई थी। उसके बाद वो बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो कैसे एक स्मेल को महसूस कर पाती थी और अपने आसपास एक छाया को उसके महसूस करती थी। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि इसकी माँ को क्या इस बच्ची का ख्याल नहीं रखना चाहिए था, पर कभी उसने इस बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये फिर भी इसका ध्यान रखता है और अभी तक मैंने इसको कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसका बहुत ख्याल रखता है। पिछले 2 महीने से मैं इस लड़की के साथ हूँ। यह लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं इसके साथ ही रहूँगा। उसके बाद वह जिन्न उसके बॉयफ्रेंड से ये भी कहता है कि जब जब भी तुम इस लड़की को छूते हो मुझे बहुत ही तेज़ से गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि यह तुमसे बहुत प्यार करती है इसलिए मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस लड़की के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद यह मर जाएगी। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे। इसके बाद वह बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद वह सारी बातें सुनकर मकसूद जी से कहने लगता है कि आखिर एकता के साथ क्या हो रहा था हम सब समझ नहीं पाए। लेकिन अब जिंद ने और भी चीज़ें खोलना शुरू की। उसने बताया कि पिछले 1 महीने से वह इसके साथ रह रहा है और इसको प्रेग्नेंट कर रहा है, इसके साथ सो रहा है, इसको फिजिकली वीक कर रहा है। यह बात कभी भी एकता ने किसी को बताई नहीं थी, जो बात आज उस जिन्न ने सबके सामने खोली। उसके बाद एकता के बॉयफ्रेंड ने एकता को घर ले जाकर उसके बारे में सब कुछ पूछा। फिर एकता ने बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बता दी जो उसने महीनों से छुपा कर रखी थी। उसने बताया कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा पीछा छुड़ाने का कोशिश करती, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती। जब वो सोने के लिए अपने बेड पर लेटती तो वो आकर उसके बेड पर लेट जाता और उसको जकड़ लेता। वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी, इतना ज़्यादा जकड़ लेता। अगर वो कोई मंत्र वगैरह पढ़कर उसे अपने दूर भगाने की कोशिश करती तो वो उसकी जीभ फुला देता और बोल भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भी सुजा देता था, आंखें बंद रहती थी, आंखें खोल नहीं सकती थी और वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली टचिंग करता था। मतलब बहुत ही भयानक टच उसका होता था जो कि वो किसी से बता नहीं सकती थी। उन्होंने बताया कि ये सब बातें मैंने इसलिए नहीं बताई
क्योंकि कोई इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद एकता ने बताया कि जब वह जिन्न उसके साथ इंटीमेट हो जाता तो उसका पूरा प्राइवेट पार्ट गीला हो जाता और बहुत पेन होता, फुल बॉडी पेन होता, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। पूरे दिन बस ऐसा लगता कि वह बस बिस्तर पर पड़ी रहे, उठने का मन ही नहीं करता था और पूरी बॉडी वीक हो जाती थी। एकता ने बताया कि यह इंटीमेट वाली बात पहले 2 बार हो चुकी है, उसके साथ यह लाइफ में पहली बार हुआ था। उसने बताया कि अगर मैं इन केस प्रेग्नेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी, उस बच्चे को मैं क्या करूँगी। वो जिन्न जो मुझे रात दिन सताता रहता है, आखिर मैं उससे कैसे बचूं? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? लास्ट में एकता थक हार कर अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि आखिर मैं ये सब बातें किससे शेयर करती, किसी से कहती तो कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बीमार थी तो अब सब मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। मैं महीनों से इन सब परेशानियों से तड़प रही थी। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और मकसूद जी दूसरे दिन फिर से एकता को उन्हीं हजरत साहब के पास ले जाते हैं। वहाँ पर वो जिन्न फिर से एकता के ऊपर सवार हो जाता है। उसके बाद वो कहता है, आप सबको क्या लगता है इसके शरीर में सिर्फ मैं अकेला हूँ? इसके शरीर में एक खबीज भी घुसा हुआ है जो इसे बहुत परेशान करता है। वह इसको बहुत तकलीफ़ देता है और पिछले कई महीनों से मैं उससे ही लड़ रहा हूँ। मैं उसे रोक रहा हूँ कि वो इसे परेशान ना करे, तकलीफ़ ना दे, लेकिन जब जब मैं इसके शरीर से दूर होता हूँ वो आता है और उसे परेशान करता है। अभी कुछ दिनों पहले भी जब मैं इसके शरीर से चला गया था तो वो खबीस ने ही इसको सीढ़ियों पर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से इसे चोट आ गई थी। तुम किसी को अगर अलग करना चाहते हो तो वो मैं नहीं, वो खबीस है। तुम्हें उस खबीस को इसके शरीर से दूर करना होगा, उस जिन्न ने हजरत साहब से कहा। इसके बाद उन हजरत साहब ने उससे पूछा कि आखिर तुम और ये खबीस इनके शरीर में आए कैसे? तो जिन्न ने यह भी बताया कि इनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनसे ऊपर उसने ये भी बताया कि अगर ये सतर्क नहीं रहेंगी तो हमेशा इन्हें ऐसी ही अलौकिक शक्तियाँ परेशान करती रहेंगी। उसने बताया कि पहले ये भगवान की पूजा किया करती थी, उसकी वजह से ये सब चीज़ें इनसे दूर रहा करती थी, लेकिन जब से उन्होंने ये सब बंद कर दिया है तब से ये सब चीज़ें इनके पीछे पीछे भागती रहती हैं। उसने बताया कि पहले वो खबीस इनके शरीर के अंदर घुसा, उसके बाद मुझे भी ये पसंद आ गई, इसलिए मैं भी इनके शरीर में प्रवेश कर लिया।